हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। यूजुअली जब भी हम पॉलिटी की बात करते हैं तो हम हमेशा एम लक्ष्मीकांत को याद करते हैं। एम लक्ष्मीकांत में कुछ एक चीज़ें मिसिंग हैं, जैसे कि जो भी अभी करंट अफेयर्स में इश्यूज चल रहे हैं उनसे रिलेटेड कुछ मुद्दे वहाँ पर कम डिस्कस किए हुए हैं, या फिर कोई भी आप बुक पढ़ते हो वहाँ पर आपको ये कम मिलेगा। तो इस पूरे सीरीज़ में हम लोग इंडियन पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट मेजर इश्यूज़ पर डिस्कशन करेंगे। इसका पूरा प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, तो आप उसको वहाँ पर जाके ओनली आईएएस सर्च करके भी आप इसको देख सकते हो और आप प्लेलिस्ट में जाके भी इसको देख सकते हो। वैसे तो ये जो पूरा सेशन है, पूरी सीरीज़ है, ये हमारे कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू मेंस मतलब कि सीएसएम बैच का पार्ट है, बट स्टिल आप इसको यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीटली पॉलिटी के लिए देख सकते। अगर आपको ऐसे और भी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स चाहिए तो आप बेशक video.onlyias.in पर आके इस सीएसएम बैच को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Guys, welcome to Only IAS and today our point of discussion will be National Council for Transgender Person। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो नोट देना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो आपके सामने ऑलरेडी एक वीडियो प्रेजेंट हो चुकी है जो कि ट्रांसजेंडर एक्ट को डिटेल में डिस्कस करती है। वहां पर हमने इसके क्रिटिसिज्म, इसके प्रोविजन, इसका वे फॉरवर्ड हर चीज डिस्कस की है। अगर आप उस वीडियो को बिना देखे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मत देखिए, अदरवाइज आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। दो, मैं यहाँ पर ट्रांसजेंडर एक्ट को दोबारा एक बार रिवाइज करवाऊंगा, बट वही प्रोविजन रिवाइज करवाऊंगा जो मेरे इस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। सो लेट अस बिगिन विद द डिस्कशन। तो हमारा जो डिस्कशन है वो ट्रांसजेंडर पर्सन से चालू होना चाहिए, ना कि नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन से। देखिए, हमारे एंशिएंट टाइम से जो ट्रांसजेंडर पर्सन होते हैं उनको काफी उच्च स्थान दिया गया है। जैसे कि अगर आप देखना चाहें यहाँ पर, तो आपने देखा होगा महाभारत में जो हमारे अर्जुन हैं उन्होंने अपने 11 से 13 साल तक जो वनवास में बिताए थे वो एज अ ट्रांसजेंडर पर्सन बिताए थे। इसके बाद जो भीष्म पितामह की मृत्यु का जो रीजन था, वो जो शिखंडी थे वो भी एक ट्रांसजेंडर थे। तो अल्टीमेटली हमारे कल्चर में ट्रांसजेंडर की बहुत ज्यादा वैल्यू रही है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट रही है, उनको काफी मान मिला है। लेकिन ऐसा कैसे हो गया कि आज हम उन्हें इतनी बुरी नजर से देखे हैं? देखिए, उसका सबसे बड़ा रीजन है ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफी ड्रकोनियन एक्ट पास किए जो उनके सिस्टम के हिसाब से थे। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 3 सेक्शन 377। सेक्शन 377 में क्या था कि वो लोग होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज करते हैं। देखिए, अब इसके काफी प्रूफ मिल चुके हैं कि होमोसेक्सुअलिटी इज नॉट एट ऑल बैड, इट इज नेचुरल। फाइन। सो इसी तरीके के उन्होंने बहुत सारे प्रोविजन इंप्लीमेंट किए और हमारी सोसाइटी में जहां पर ट्रांसजेंडर को इतनी वैल्यू दी जाती थी उनकी वैल्यू घट गई। सोचिए, अर्जुन जैसे महारथी जो कभी ट्रांसजेंडर थे उन जैसे लोगों की वैल्यू घट गई। सो अल्टीमेटली इस चीज का जो संज्ञान था हमारी गवर्नमेंट ने काफी लेट लिया, बहुत लेट लिया। 2013 में इसका संज्ञान लिया गया और उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी बैठाई कि जो भी ट्रांसजेंडर की सिचुएशन है इतने सालों से खराब है उसके ऊपर कुछ रिकमेंडेशन दे ये कमेटी और हम उसके ऊपर एक्ट करें। बट इससे पहले कि इसकी कुछ रिकमेंडेशन आती, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने अपने केस नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ट्रांसजेंडर पीपल को थर्ड जेंडर कैटेगराइज कर दिया था, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और इस नालसा जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने मेजर 3 बातें कही जो कि आपको याद रखनी है। सबसे पहली बात तो ये कि इनके पास सेल्फ सर्टिफिकेशन का अधिकार होगा। मतलब ये कि अगर आप ट्रांसजेंडर हैं तो आप अपने आप को सर्टिफाई कर सकते हैं। अगर आप लेस्बियन हैं तो आप अपने आप को खुद बोल सकते हैं कि मैं लेस्बियन हूं और आपको एज अ लेस्बियन ट्रीट किया जाएगा, आपको एज अ थर्ड जेंडर में रखा जाएगा। ठीक है। दूसरा प्रोविजन ये था कि इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन किया जाएगा, जिस तरीके से डिफरेंटली एबल्ड पीपल के लिए रिजर्वेशन है। और तीसरे माध्यम में इनके खिलाफ जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किए जाते हैं, प्लेस ऑफ रेजिडेंस में किए जाते हैं, स्किल में किए जाते हैं, तो ये सब डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट हो, इसके खिलाफ सरकार कोई कड़ा सा कानून लेके आए। तो गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्ट करती। उससे पहले पार्लियामेंट में एक प्राइवेट मेंबर बिल पास होता है। देखिए, प्राइवेट मेंबर बिल वो होता है जो कि मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है। देखिए, जो पार्लियामेंट होता है उसमें रूलिंग पार्टी के एमपीज भी बैठते हैं और जो हमारी ऑपोजिशन पार्टी होती है उसके भी एमपीज बैठते हैं। लेकिन इसमें से जो रूलिंग पार्टी के कुछ मेंबर होते हैं वो क्या बन जाते हैं? मिनिस्टर। तो दे आर कॉल्ड एज मिनिस्टर। इसके बाद जितने भी लोग बचते हैं, भले वो रूलिंग पार्टी के हों या ऑपोजिशन पार्टी के हों, उनको हम प्राइवेट मेंबर कहते हैं। तो एक प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ जो कि राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था और इसमें काफी अच्छे प्रोविजन थे। फॉर एग्जाम्पल, इनको अलग से हेल्थ के लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाए। देखिए क्या होता है, आपने काफी वेब सीरीज या मूवीज देखी होगी जहां पर इनको हेल्थ अच्छे से प्रॉपरली यूज करने नहीं दी जाती है, जहां पर इनको सबसे आखिरी में ट्रीटमेंट दिया जाता है। एजुकेशन सेक्टर में इन्हें अलाउ नहीं किया जाता है, स्किल डेवलपमेंट में अलाउ नहीं किया जाता है। तो ये सब डिस्क्रिमिनेशन को हटाता हुआ ये बिल सबसे आगे दिखाई दे रहा था। लेकिन आप सभी जानते हैं 2014 में इलेक्शन होते हैं
और जो यूपीए 2 की सरकार थी वो गिर जाती है और अल्टीमेटली ये बिल लैप्स हो जाता है। इसके बाद एनडीए 1 की सरकार 2016 में जो सुप्रीम कोर्ट ने नालसा जजमेंट में कहा था उसको इंप्लीमेंट करने के लिए एक नया बिल लेके आती है, लेकिन उस बिल को कहां रेफर कर दिया जाता है? स्टैंडिंग कमेटी के पास रेफर कर दिया जाता है। और उसी के दौरान आप सभी जानते हैं 2019 में फिर इलेक्शन होते हैं और फिर से लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। इसके बाद अल्टीमेटली 2020 में हमारी सरकार फिर से इस बिल को रीइंट्रोड्यूस करती है जो स्टैंडिंग कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर था, और अंत में क्या होता है? एक एक्ट पास हो जाता है जिसे हम कहते हैं नेशनल नेशनल ट्रांसजेंडर एक्ट पास हो जाता है। ठीक है, अब इस एक्ट में 2 से 3 मेजर प्रोविजन है जो आई थिंक आपने ऑलरेडी वीडियो में देख लिया है, बट लेट मी मेक यू रिवाइज इट अगेन। जिसमें सबसे पहले ट्रांसजेंडर की डेफिनेशन बताई गई है। आई विल बी वेरी क्विक इन दिस पार्ट, आई डोंट वांट टू टेक योर अ लॉट ऑफ टाइम। तो देखिए ट्रांसजेंडर कौन होता है। सबसे पहली चीज जो उसमें बताई गई है कि मान लीजिए किसी पर्सन का बर्थ होता है और उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर को देख के उसे बताया गया था मेल है, लेकिन बाद में उसके एटीट्यूड से पता चलता है कि दैट पर्सन इज एक्टिंग एज फीमेल, तो ऐसे लोगों को ट्रांसजेंडर कहा जाएगा। तो पहले तो ये लोग हो गए। इसके बाद दूसरे नंबर पे आ गए हमारे ट्रांस मैन, ट्रांस वुमेन, इंटरसेक्स वेरिएशन है जिनके अंदर, इसके बाद जेंडर क्वीर्स हैं, या फिर ऐसे लोग जो कि कुछ अलग सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी से इन्वॉल्व है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किन्नर और हिजरा। आपने देखा होगा इन लोगों को कि ये लोग जब आपके यहाँ कोई बेबी होता है या शादी होती है तो वहां पर आते हैं और अच्छा सा डांस परफॉर्म करके जाते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रोविजन जो है इस एक्ट में वो ये कि अगर आप अपने आप को थर्ड जेंडर कैटेगराइज करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस से आपको स्क्रीनिंग करवानी पड़ेगी। और इवन इसमें काफी और भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म हुआ कि भैया आपने यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने सेल्फ सर्टिफिकेशन की बात की थी वो तो आपने हमें दी नहीं, हमें डीएम साहब से पूछना पड़ेगा कि हम कौन से जेंडर के हैं। इसके बाद तीसरी बात यहाँ पर यह भी आती है कि इवन यहाँ पर जो राइट टू अपील है वो भी थोड़ा मतलब हैपेजार्ड मैनर में है और ढंग से जो सुप्रीम कोर्ट ने कही थी उस बात को एक्सरसाइज करने नहीं दे रहा है। इसके बाद इस एक्ट में राइट टू रेसिडेंस की भी बात की गई है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए नॉर्मल सिचुएशन में अगर आप देखें, अगर आपके घर के आजू बाजू कोई भी ट्रांसजेंडर आके रहना चाहता है तो सोसाइटी वाले उसे भगा देते हैं। फिर इसके बाद एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, हेल्थ केयर में उनके साथ जो भी भेदभाव किया जाता है उसको भी यहाँ पर प्रोहिबिट किया गया है। और अंततः अगर आप इन सब प्रोविजन को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जिसमें आपको 6 महीने से लेके 2 साल तक की बड़ी सजा हो सकती है और साथ ही साथ आपको एक फाइन भी भरना पड़ सकता है। ठीक है, अब थोड़े से इसके 1-2 कंसर्न्स देख लेते हैं। दो आई नो इट हैज बीन डिस्कस्ड इन डिटेल बट स्टिल फ्रॉम माय साइड आई वुड लाइक टू डिस्कस 2 कंसर्न्स। सबसे पहला कंसर्न है रिजर्वेशन को लेके। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने नालसा जजमेंट में रिजर्वेशन की भी बात की थी बट यहां पर रिजर्वेशन नहीं दिया गया। और जब सेंटर से पूछा गया कि भैया आपने इनको रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया गया, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर लोग रिजर्वेशन पाने के लिए, बिकॉज रिजर्वेशन थोड़ा सा कंसेशन होता है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट होती है, तो लोग रिजर्वेशन पाने के लिए क्या करेंगे कि अपने आप को थर्ड जेंडर डिक्लेयर कर देंगे और बेनिफिट्स लेने पड़ेंगे, बेनिफिट्स लेने लगेंगे जो बेनिफिट एक्चुअली ट्रांसजेंडर पीपल को मिलना चाहिए। ठीक है, तो आप इस चक्कर में आप रिजर्वेशन ही नहीं दोगे क्या उनको? इस चीज का क्रिटिसिज्म है। तो सरकार का ये पॉइंट था, मैंने आपको इनका भी पॉइंट बताया। और फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर सरकार ने इनकी जो ऑर्गेनाइज बैगिंग होती है, जैसे आपने देखा अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं या फिर किसी दुकान बैठते हैं तो वहां पर एकदम से पूरा ग्रुप आ जाता है इनका और उसके बाद ऑर्गेनाइज वे में बैगिंग करता है। इवन एक्चुअली डिमांड करना लगता है कि 1000 दो, 2000 दो, इतना कमा रहे हो। तो इस चीज को सरकार ने एक्चुअली में यहाँ पर प्रोहिबिट किया है, लेकिन सरकार ने यहाँ पर इनकी कंडीशन इंप्रूव करने के लिए कोई भी प्रोविजन नहीं किया, कोई रिजर्वेशन भी नहीं दिया। तो ये इसका भी थोड़ा बहुत कंसर्न है। अब इस एक्ट में नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन की भी बात की गई थी और वही हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन अब रहने वाला है। ठीक है, तो बैकग्राउंड आपको क्लियर हो गया है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन का हम कॉम्पोजिशन देखें उससे पहले हम थोड़े से फंक्शन देख लेते हैं, बिकॉज इनके पूछे जाने के चांसेस थोड़े ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉम्पोजिशन। फाइन। सो इसका सबसे जो मेन ऑब्जेक्टिव है नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन का वो ये है कि इनको रिकॉग्निशन दिलवाई जाए। मतलब जिस तरीके से हमारे कल्चर में कबीर अर्जुन जैसे लोगों की वैल्यू थी, शिखंडी जैसे लोगों की वैल्यू थी, तो वो सेम रिकॉग्निशन इनको दोबारा दिलवाई जाए। अब ऐसा ना हो कि अगर किसी के घर में ट्रांसजेंडर पैदा हो गया तो उसे अपने घर से उनके माँ बाप निकाल दे। तो अल्टीमेटली अवेयरनेस फैलवानी है कि ये लोग अच्छे हैं, मतलब इनके खिलाफ कुछ भी गलत नहीं है। और दूसरी चीज ये कि सोसाइटी और उनके पेरेंट्स भी उन्हें एक्सेप्ट करें। ठीक है, लेकिन आप सब जानते हैं ये सब थोड़ा अभी के लिए तो आइडल है, लेकिन विद टाइम इट विल चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल जब शुरू में राजा राम मोहन रॉय ने सती के खिलाफ अपना मूवमेंट चालू किया था, लोगों ने उन्हें पागल कहा था, उन्हें भगाया था, उन्हें मारा था, हर चीज हुई थी उनके साथ, लेकिन उन्होंने वो अपनी राह नहीं छोड़ी और आज देखिए उसका कितना अच्छा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। उसी प्रकार से अभी तो शायद तक ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी,
तो उस चीज को भी गवर्नमेंट ने इंश्योर करते हुए एक ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की स्थापना करने की भी बात की है, जो कि इसी के अंडर आएगी। मतलब अल्टीमेटली यही अथॉरिटी ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड को स्टैब्लिश करेगी, जहां पर ऐसा देखा जाएगा कि जहां पर भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी रहती है वहां पर अच्छी प्रॉपर हाउसिंग है कि नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी है नहीं कि नहीं है, एजुकेशन पॉसिबल है, हेल्थ केयर, हर चीज वहां पर ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड इंश्योर करने की कोशिश करेगा। इसके बाद और भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि हर एक बॉडी को दिए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एनसीबीसी और सारी बॉडी को दिए जाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी सारे प्रोविजन है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई भी लॉ फॉर्म करना होगा, प्रोग्राम फॉर्म करना होगा, पॉलिसी बनानी होगी, स्कीम बनानी होगी या एक्ट बनाने होंगे, तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारा जो काउंसिल है वो क्या कर सकता है, एडवाइस कर सकता है। ठीक है, इसके बाद जब वो एक्ट बन जाएंगे, पॉलिसीज बन जाएंगे, प्रोग्राम्स बन जाएंगे, तो उसके ऊपर जो कंप्लीट इवेल्युएशन है, मतलब कि किस तरीके से ये चीज काम कर रही है कि नहीं कर रही है, जो आपने काउंसिल बनाई है वो अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही, जो आपने एक्ट बनाया है वो लोगों को फायदा पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है, इन सब का जो भी कंप्लीट इवेल्युएशन है, मॉनिटरिंग है, वो सब कौन करेगा, यही काउंसिल करेगी। इसके बाद तीसरे नंबर पे आप देख सकते हैं कि जो ट्रांसजेंडर का काम है वो सिर्फ और सिर्फ एक मिनिस्ट्री तक लिमिटेड नहीं रह सकता है। अगर आप सोचें कि ये सिर्फ और सिर्फ सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री के पास रहेगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ प्रोविजन इवन चाइल्ड के पास भी जाएंगे, कुछ मैटर हो सकते हैं कि वुमेन के पास भी जाए, वुमेन मिनिस्ट्री के पास जाए। तो अल्टीमेटली इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है अगर हमें इस कम्युनिटी को फायदा पहुंचाना है। तो इसके लिए इसको कोऑर्डिनेटिंग का काम भी दिया गया है कि वो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करवाएं। इसके बाद अगर मान लीजिए कि जो एक्ट दिया गया है उसके अगर किसी भी तरीके से उल्लंघन हुआ जाता है प्रोविजन का, या फिर किसी ट्रांसजेंडर के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो कंप्लेन सुनना भी इस कमीशन का काम है। अब आप समझ सकते हैं कि जब ऐसा कोर्ट काम करेगा तो इसके पास सिविल कोर्ट की जो भी पावर होती है वो सारी पावर होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को भी बुलाना, कोई भी प्रूफ मांगना, तो ये सब चीजें उसके अंडर में आएंगी। ठीक है, इसके बाद वो सारे फंक्शन जो विद टाइम सेंटर इनको प्रिस्क्राइब करेगी। मान लीजिए शुरू हो सकता है कि इसके बाद सेंटर कुछ ऐसा प्रोविजन दे दे कि इनके लिए अलग से स्पेशल स्कूल्स होने चाहिए और स्कूल को रिकॉग्नाइज करने की पावर सिर्फ इस कमीशन के पास होगी या इस काउंसिल के पास होगी। तो जो भी फ्यूचर में सेंटर को असाइन करना चाहे वो असाइन कर सकती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसके कॉम्पोजिशन पे। देखिए, इस जो कंप्लीट काउंसिल है उसका चेयरमैन कौन होंगे, हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि चेयरमैन को एक मतलब चेयरमैन जो है एक मिनिस्ट्रियल पोस्ट के रैंक के पर्सन होने वाले हैं। तो यहाँ पर काफी ट्रांसपेरेंसी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद और कौन कौन मेंबर होने वाले हैं, देखिए इसको ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप सभी जानते हैं जो इंडिया है वो 5 जोन में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर आपका नॉर्थ जोन हो गया, यहाँ पर वेस्ट हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद नॉर्थ ईस्ट हो गया। ठीक है, तो इन 5 जोन से हर एक स्टेट ऑन रोटेशन इस कमीशन का मेंबर बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए हम साउथ की बात करते हैं। ठीक है, अब साउथ में 4 राज्य है हमारे पास, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, केरला है, तेलंगाना है और तमिलनाडु है। तो मान लीजिए इस साल यहां से मेंबर कौन आ रहे हैं, पहली बार के लिए तमिलनाडु आ रहा है। फिर जब अगली बार इनकी पोजीशन खत्म हो जाएगी, मतलब इनकी जो टेन्योर खत्म हो जाएगा, तो अगली बार साउथ से कौन आएगा, कर्नाटक आएगा, फिर उसके बाद तमिलनाडु आएगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे मतलब ऑन रोटेशन बेसिस पे एक एक मेंबर यहाँ पर जाता रहेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोगों को भी एंट्री दी गई है और वो भी इसी बेसिस पे काम करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले साउथ में से ये आए, फिर अगली बार तमिलनाडु आया, फिर उसके बाद कर्नाटका आया। इस तरीके से ऑन रोटेशन ये लोग घूमते रहेंगे। और लास्ट में 10 और जो मिनिस्ट्रीज हैं या फिर आप कह सकते हैं बाकी जो मतलब हमारे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है उनके मेंबर को भी रखा गया। और याद रखिएगा, ये जो 10 जो मैं अभी कम्युनिटी आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ या फिर 10 डिपार्टमेंट आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ, इनके तरफ से जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे जो ऑफिसर होते हैं सिर्फ और सिर्फ वही रिप्रेजेंट करेंगे इनको। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हो गई, बिकॉज इनकी बहुत जरूरत है हेल्थ के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, बिकॉज दे आर इन माइनॉरिटी। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री, लेबर एंड लॉ की मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन। इसके बाद नीति आयोग का भी कंट्रीब्यूशन रहेगा यहाँ पर। एनएचआरसी सबसे इंपॉर्टेंट, एनएचआरसी भी रहेगी। इसके बाद नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भी रहेगी। ठीक है, तो इन सारे के सारे 10 डिपार्टमेंट को भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दी गई है और इनकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर ही आएगा, मतलब काफी बड़ी पोजीशन का ऑफिसर आने वाला है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, इन सब की टर्म क्या होने वाली है, कितने सालों तक ये लोग अवेलेबल रहेंगे। मतलब जो 5 स्टेट यहाँ से आ रहे थे, इसके बाद जो 5 मेंबर यहाँ से आ रहे थे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के, 10 ये जो यहाँ से आ रहे थे जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर, इन सब की टर्म क्या रहेगी, इन सब की टर्म रहेगी 3 ईयर्स। तो इसको भी ध्यान रखना। तो यहाँ से 2 चीजें पूछी जा सकती है कि इसकी मेंबरशिप किन किन के पास है, चेयरमैन कौन है, और फिर तीसरी चीज आती है कि टर्म क्या रहने वाला है। ठीक है,
अब आप पूछेंगे कि सर इसकी कुछ क्रिटिकल एनालिसिस या फिर कुछ रिफॉर्म्स ये सब बता दो। देखो, रियलिटी में अभी तो प्रेजेंट में हम इसको एनालाइज नहीं कर सकते, ठीक है। आपने अगर क्वेश्चन पूछना है, अगर यूपीएससी इसमें क्वेश्चन पूछेगा तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसजेंडर एक्ट को लेकर पूछेगा। एक्चुअली इस कमीशन के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। अगर उसे पूछना भी होगा तो वो एनएचआरसी को पकड़ सकता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अदर बॉडीज को पकड़ सकता है, लेकिन अभी एक्चुअली में इसको नहीं पकड़ेगा, बिकॉज इसे आए हुए बहुत ही रिसेंट हुआ है और एक्चुअल में अगर आप देखें तो इसका कुछ खास क्रिटिसिज्म बनता नहीं है, ठीक है। बस दो क्रिटिसिज्म बन सकते हैं कि पहली बात तो इसकी एडवाइस बाइंडिंग नहीं है, लेकिन आप देखिए जितनी भी नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है एक्सेप्ट एनएचआरसी कुछ कंडीशंस में छोड़ के इनकी एडवाइस बाइंडिंग होती है। तो यहाँ पर एक आप लिख सकते हैं कि हाँ यार इनकी एडवाइस बाइंडिंग नहीं, तो इसको किया जा सकता है। और दूसरी चीज ये कि इनको अलग से एक स्पेशल सेंसस का काम दिया सकता है जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांसजेंडर का सेंसस कंडक्ट करेंगे, बिकॉज जब डेटा होगा सरकार के पास तभी तो उनके लिए पॉलिसी बनेगी, तो एक एक्स्ट्रा काम इनको अलॉट किया जाता है। बट रेदर देन दैट कोई सजेस्टेड रिफॉर्म या क्रिटिकल एनालिसिस अभी तो नहीं हो सकती है। मे बी इन फ्यूचर इट इज पॉसिबल। आई हैव सर्च अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 आर्टिकल्स, कहीं पर कोई भी क्रिटिसिज्म अभी एट प्रेजेंट नहीं मिली है। तो इवन क्वेश्चन भी क्रिटिसिज्म के ऊपर नहीं आएगा, क्वेश्चन ट्रांसजेंडर एक्ट के ऊपर आएगा। आप इसको एज अ वैल्यू एडिशन ट्रीट कर सकते हैं। बट दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो इसके फंक्शंस और कॉम्पोजिशन को ध्यान से समझ के रखिएगा, ठीक है। और लास्ट में आई विल अगेन रिकमेंड यू कि भैया क्वेश्चन जो आना है वो ट्रांसजेंडर एक्ट 2020 से आना है, तो अल्टीमेटली आप उस एक्ट को अच्छे से स्टडी करके जाइएगा, यहां से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड कम है, ठीक है। अब लास्ट में क्या हमने आज के लिए पढ़ा, सबसे पहले तो हमने पूरा ट्रांसजेंडर मूवमेंट का बैकग्राउंड देखा एंशिएंट टाइम से लेकर प्रेजेंट टाइम तक। इसके बाद जो भी एक्ट के प्रोविजन थे उनको डिस्कस किया, उसकी थोड़ी बहुत एनालिसिस करने की कोशिश की। लास्ट में इसके बाद हमने अपनी जो काउंसिल थी उसके फंक्शंस देखे और कंपोजिशन को देख के कंप्लीटली हमने डिस्कशन को एंड किया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे माय डियर फ्रेंड्स एंड जय हिंद।